अब तक हम लोगों ने इस लेसन में धातु अधातु लेसन में धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, उपधातु में क्या है, धातु अधातु में अंतर, भौतिक व रासायनिक गुण के आधार पर हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। अब यहां पर शुरू जो करने चल रहा है वो शुरू होगा खनिज क्या है, अयस्क क्या है, खनिज अयस्क इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है और उनकी शोधन की विधियां क्या हैं, कैसी हैं, सब करना चाहिए। उन शोधन की विधियों को भी हमें जानना और पढ़ना अच्छे से है, ठीक है ना। तो शुरुआत की जाएगी खनिज से, खनिज से शुरुआत की जाएगी। खनिज क्या होता है, खनिज किसे कहते हैं और पाए कहां जाते हैं। एक बात समझना है, जो लेसन में पढ़े धातु अधातु में शुरुआत जो चल रही है, चाहे लोहा हो चाहे सोना हो, कोई भी धातु, क्या लगता है कि मिट्टी के अंदर या पृथ्वी के ऊपर पूरा ऐसे पड़ा होगा ढेला या सिल्ली के रूप में जिसको काट कर निकाल लिया जाता होगा क्या? ऐसा तो नहीं है कि मिट्टी में खुदाई की गई और पूरा नीचे लोहा लोहा ही भरा पड़ा है, ऐसे काट काट कर लाया जा रहा है, ऐसे तो पाया नहीं जा रहा होगा। या सोना पाया जा रहा हो मिट्टी में, या फिर सिल्वर पाया जा रहा हो, या फिर कॉपर पाया जा रहा हो। कोई भी मेटल मिट्टी के अंदर यानी भूमि के अंदर या भूमि के ऊपरी सतह पर किस रूप में पाई जाती है, उसमें क्या क्या शुद्धियां मिली होती है, उसे किस नाम से जानते हैं, इसी के बारे में पढ़ा जाएगा हम लोग। किसको? खनिज को। तो खनिज किसे कहते हैं लल्ला? तो कहेंगे कि वे पदार्थ, पदार्थ में सारी के सारे मेटल्स आ जा रहे हैं, वे पदार्थ जो भूपर्पटी, भूपर्पटी का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी की पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, अब भूगर्भ मतलब होता है जमीन के अंदर। तो वे पदार्थ जो भूपर्पटी तथा भूगर्भ में जिस रूप में पाए जाए, जिस रूप में पाए जाने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज मिट्टी के अंदर से जो निकाली जाती है धातुएं, वो शुद्ध कभी नहीं होती। उसमें धूल मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर ये सारी अशुद्धियां मिली होती हैं। जब सारी अशुद्धियां मिली हैं तो जिस रूप में मिल रहा है उसी रूप को हम क्या कहेंगे लल्ला? खनिज कहेंगे। अब चलो एग्जांपल बताते हैं। अभी इस समय जो चल रहा है, ये जो गेहूं लगे पड़े हैं, क्या वह शुद्ध गेहूं है? जो खेतों में लगा क्या शुद्ध गेहूं है? तो नहीं, कारण गेहूं भी है, उसमें डंठल भी है, भूसा भी है, खरपतवार भी है, सारी कुछ चीजें हैं। तो जिस रूप में पाया जा रहा है, चलो यहाँ पे एग्जांपल, बहुत बेहतरीन एग्जांपल हम समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करना, तब खनिज पूरा समझ में आ जाएगा, खनिज भी समझ में आ जाएगा, अयस्क भी किसे कहते हैं ये भी पूरा क्लियर हो जाएगा। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, ये पूरा लगा पड़ा है गेहूं खेतों में इस समय, मान लेते हैं हम। एक तरीके से समझना क्या हमें है कि ये जो भूसा वाला जो पार्ट है, भूसा वाला जो पार्ट है, ये धूल है, मिट्टी हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, कंकड़ पत्थर तो नहीं है, डंठल इसमें है, लेकिन हम मान सकते हैं आदि अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां हैं आदि। और जो इसमें ये गेहूं के जो दाने लगे पड़े हैं, ये जो गेहूं के दाने लगे पड़े हैं, ये क्या होते हैं भैया? ये धातु, ये क्या है? धातु। तो गेहूं को तो हम छिड़कते तो धातु है, लेकिन निकलता किस रूप में भैया? खनिज के रूप में। उसमें धूल मिट्टी भूसा, यानी जिसको हम कहते हैं क्या, भूसा, सब कुछ इनबिल्ड है, शुद्ध रूप में नहीं पाया जा रहा। तो अब इसको हम निकाल कर लाएंगे, तो लाने के बाद इसको थ्रेसर में क्या करते हैं भैया? शुद्ध करते हैं। तो थ्रेसर क्या करेगा? अशुद्धियों को सब अलग करेगा और शुद्ध धातु यानी कि इस गेहूं के दाने को अलग से निकालेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं धातु शोधन की विधि। अब वही सेम प्रोसेस इसमें भी अपनाई जा रही है। तो जो धातुएं जिस रूप में पाई जाती हैं भूमि के ऊपरी सतह या भूमि के अंदर, उस रूप को हम क्या कह दिया जाता है यहां पर? खनिज कह दिया जाता है। क्या हुआ इस गाय को? मामला समझ में आया? तो चलो पहले एक परिभाषा लिखते हैं इन दोनों की, फिर एग्जाम्पल अंतर से माध्यम से समझाते हैं क्या कैसे है। देखो बोला जाए, देखो वे पदार्थ, वे पदार्थ, कभी का आए हो भैया, अभी पेन नहीं निकाले थे, निकालो फटाफट पेन। बोले लिखो, वे पदार्थ जो भूपर्पटी, वे पदार्थ जो भूपर्पटी
भूपर्पटी तथा वे पदार्थ जो भूपर्पटी तथा भूगर्भ में, भूपर्पटी तथा भूगर्भ में जिस रूप में पाए जाते हैं, जिस रूप में पाए जाते हैं, जिस रूप में पाए जाते हैं उसे उसे खनिज कहते हैं, उसे खनिज कहते हैं। वे पदार्थ जो भूपर्पटी तथा भूगर्भ में जिस रूप में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं लल्ला? खनिज कहते हैं। मामला समझ में आया इतना? किसी को संदेह है? नहीं होना चाहिए जी। चलो आगे समझते हैं। जैसे कि हमने बताया ये भूमि का ऊपरी हिस्सा हो गया, भूमि के अंदर खुदाई करने के बाद जब जाया जाएगा अंदर तो ऐसा कहीं भी नहीं कि मेटल का एक बड़ा सा टुकड़ा मिल जाएगा हमें, मेटल का कोई बड़ा सा टुकड़ा नहीं मिलेगा, बल्कि जिस रूप में पाया जाएगा, मान लेते इतना बड़ा अगर टुकड़ा मिल भी रहा है तो ये पूरा मेटल नहीं होगा, इसमें होगा धूल होगा, मिट्टी होगा, कंकड़ होगा, पत्थर होगा, रेत होगा, बालू, रेत या बालू, ये सारी चीजें मिलेंगी। उसमें कहीं कहीं धातु ऐसे ऐसे दूर दूर क्या होगी? पड़ी होगी पुनः शुद्धियों के साथ में। तो इसी अवस्था को जैसे हम यहाँ पे गोला के माध्यम से समझा रहे हैं, ये मान लेते ढेला जमीन से निकाला गया, ठीक है, इस ढेले में 10 केजी का है, कितने केजी का भैया? 10 केजी का है। तो इसमें जो 8 केजी है या 7 केजी हम बात कर लेते हैं, धूल, धूल, मिट्टी, बालू, कंकड़ आदि, ये है 7 केजी। कितना केजी है? 7 केजी है। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें जो शुद्ध धातु है, धातु कितनी है? 3 केजी है। तो ये नहीं कि धातु जो 3 केजी एक टुकड़ा टुकड़ा होगा, नहीं, ये पूरा इसमें सबके साथ मिला हुआ बिखरा हुआ होगा। तो इसको हम क्या कह देंगे लल्ला? खनिज। क्या कहेंगे? खनिज। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि दो तरीके के निकल जाते हैं टुकड़े नीचे से, एक और टुकड़ा मान लेते निकला है ऐसा बड़ा सा, ये भी 10 केजी का ही है। कितने केजी का लल्ला? 10 केजी का ही है। इसमें जो धूल है, मिट्टी है, बालू है या कंकड़ है आदि, ये सब कितने हैं भैया? ये सभी मिलाकर समझ लो कि 6 केजी, 6 केजी का 4 केजी है। और जो धातु है, कोई भी धातु हो, चाहे वो लोहा हो, सोना हो, कॉपर, कोई भी हो, ये धातु है 6 केजी है। इसको भी हम क्या कहेंगे भैया? खनिज ही कहेंगे। इन दोनों को ही क्या कहा जाएगा? खनिज। जैसे अब एग्जांपल से बात समझते हैं, ये गेहूं का पूरा डंठल सहित गेहूं है और एक ऐसा केवल बाल है, केवल क्या? गेहूं की बाल इकट्ठा की गई है। तो क्या इसमें अशुद्धियां नहीं है? क्या इसमें अशुद्धियां नहीं होंगी? क्या इसमें से भूसा नहीं निकलेगा? निकलेगा, लेकिन इसके अपेक्षा क्या निकलेगा? कम। भूसा समझ लो अशुद्धि है, भूसा समझ लो अशुद्धि है, और जो इसमें के अंदर की जो गेहूं है वो धातु है। इन दोनों में निकलेगा, लेकिन इसमें अशुद्धि क्या निकलेगी? अधिक, और इसमें अशुद्धि क्या निकलेगी? कम। बात अभी बाद में बताएंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं दोनों का से। अब इन दोनों को ही हम क्या कहेंगे लल्ला? खनिज कहेंगे। अशुद्धियों के साथ जब धातु मिला हुआ होता, सना होता है एक दूसरे में, तो उसको कह दिया गया खनिज। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने जब ये निकाला गया तो प्रोसेस के बाद एक अलग नाम रख दिया गया। क्या रख दिया गया भैया? अयस्क। तो इन दोनों में से अयस्क किसको कहेंगे? जरा तुम लोग सोच के बताना, हम परिभाषा बता रहे हैं, हम परिभाषा बता रहे हैं। अयस्क किसे कहेंगे समझ के बताना। वे पदार्थ जिससे कम से कम खर्च में, कम से कम समय में और अधिक से अधिक मात्रा में शुद्ध धातु प्राप्त की जाए, उसे अयस्क कहते हैं। तो इन दोनों में अयस्क कौन है? ये है? नहीं भैया, हम इन दोनों में पूछ रहे हैं, ये वाला है। कैसे भैया? तो ऐसा एक्सप्लेन करना।
अच्छा इसमें, हाँ, और इस वाले में कहा जा, देखा जा, अगर 10 किलो अगर बाल इकट्ठा करनी हो तो बहुत सारे बोझा इकट्ठा करना पड़ेगा, केवल बाल ही रहेगी। डिस्टर्ब का मामला करके रख दिया। देखते हैं इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत कम खर्च लगेगा, मेहनत कम लगेगी। अच्छा बताओ, 1 बीघा अगर गेहूं है, 1 बीघा गेहूं में केवल बाल इकट्ठा करनी हो तो कितनी बाल हो सकती है, अधिक से अधिक? वही अगर इसको इकट्ठा करेंगे तो कम से कम 100 बोझा होगा। ये कितने बोझे होंगे, 100 बोझा होगा। और ये ज्यादा से ज्यादा होगा तो 1 2 भक्कू निकलेगा, 1 से 2 भक्कू ही केवल बाल निकलेगी। इसमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसमें मेहनत कम। एक बार उठा के एक बोरा डालेगा तो कई बोझा के बराबर हो जाएगा, ये तुरंत खत्म हो जाएगा। और इसको दाने में क्या लगेगा, समय भी लगेगा और खर्च भी ज्यादा लगेगा। तो जिसमें कम समय लगे, जिसमें क्या लगे, कम समय। देखो इसमें शुद्ध धातु अधिक मिल रही है और कंकड़ पत्थर क्या है, कम है। तो हमने परिभाषा क्या बोला कि वे पदार्थ जिससे कम से कम समय में और कम से कम खर्च में अधिक से अधिक मात्रा में शुद्ध धातु हमें क्या हो सके, मिल सके। देखो शुद्ध धातु इसमें 6 केजी मिल रही है, इसमें शुद्ध धातु केवल कितनी मिल रही है, 3 केजी। इसमें खर्च कम लगेगा, समय कम लगेगा, शुद्ध धातु हमें क्या मिलेगी, ज्यादा मात्रा में मिलेगी। तो इसे हम क्या कर देंगे लल्ला, अयस्क। लेकिन अयस्क होने से पहले यह क्या है, खनिज है। अयस्क होने से पहले क्या है, खनिज है। बाद में ना अयस्क नाम रखा गया। तो इसी टॉपिक को लेकर कहा जाता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। इसका नाम क्या रख दिया जाएगा लास्ट बाद में भैया, अयस्क। इसे बाद में हम अयस्क कहेंगे तो कहा जाएगा सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। हमारी बात समझ में आई? ये वाले लास्ट टॉपिक फिर से रिपीट कर रहे हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज। ये भैया सभी तो पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट है ना, पढ़ना तो सभी स्टूडेंट है। उसमें कुछ गधे होते हैं, कुछ चालाक होते हैं। तो सभी गधे पहले क्या है भैया, स्टूडेंट है, वो बाद में गधे हैं ना। मामला समझ में आया? ठीक वैसे ही ये बाद में जब एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें से निकाला गया तो ज्यादा निकला, तो बाद में इसका नाम अयस्क रखा गया। लेकिन अयस्क से पहले इसको हम क्या कहेंगे, खनिज। लेकिन क्या जितने खनिज निकलेंगे सभी अयस्क बन जाएंगे? क्या पढ़ने वाले सभी का 99% आ जाएगा? नहीं ना, उसमें से कुछ ही का आएगा। ठीक वैसे ही है, यहां पर भी है कि जितने भी खनिज है सभी अयस्क नहीं बन सकते, लेकिन सभी अयस्क क्या रहेंगे, खनिज रहेंगे। ये पूरा मामला तय। तो खनिज की भी परिभाषा समझ में तुमको आ गई होगी और अयस्क की भी समझ में आ जानी चाहिए। रिपीट करते, थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का सब दिखता है, लेकिन कंफ्यूजन कुछ नहीं। एक बार क्लियर तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये सभी धातुएं जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं, कुछ जमीन के ऊपर से। शुद्ध रूप में ये नहीं कि सोना जाओगे कहीं पता चला कि सोने का ऐसा पहाड़ है, जाकर खोद कर सोना निकाल करके आ गए, ऐसा कहीं नहीं पाओगे। उसमें धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर सब मिला रहेगा, बारीक बारीक कण में सोना इधर उधर बिखरा होगा। तो उसी को हम क्या कर देंगे, सबसे पहले खनिज। तो वे पदार्थ जो भूमि के ऊपर या भूमि के अंदर जिस रूप में पाया जाए लल्ला, उसको हम क्या कर देंगे, खनिज। इसको भी क्या कर देंगे, खनिज। अब हेडिंग लिखोगे अयस्क, हेडिंग लिखो अयस्क। थोड़ा सी कठिन टॉपिक स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे आगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। अयस्क, अयस्क किसे को कहेंगे लल्ला, चलो समझते हैं। लिखो, वे पदार्थ, वे पदार्थ जिससे, वे पदार्थ जिससे कम से कम समय में, वे पदार्थ जिससे कम से कम समय में, कम से कम समय में, कामा कम से कम खर्च में, कम से कम समय में, कम से कम खर्च में अधिक से अधिक मात्रा में शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है, अधिक से अधिक मात्रा में शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है, अधिक से अधिक मात्रा में शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है, उसे, उसे अयस्क कहते हैं, उसे अयस्क कहते हैं। जैसे, जैसे
बॉक्साइट Al2O3 इंटू 2H2O, बॉक्साइट। गामा कॉपर, कॉपर पाइराइट, जैसे मैं ये उतारू फार्मूला के साथ में, कॉपर पाइराइट CuFeH2, कॉपर पाइराइट है। अरे गधा है का एकदम से, कॉपर पाइराइट। और तुमको लिखवा देते हैं सिनेबार, HgS आदि। अभी लिखवाएंगे पूरा चार्ट बनवाकर सभी धातुओं का, यहाँ पे बस थोड़ा सा लिख लो ये जानने के लिए। जैसे देखो ये बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का। ये अयस्क का फार्मूला है, इसमें कम अशुद्धियां मिली पड़ी हैं, शुद्ध धातु अधिक मात्रा में निकलेगी। कॉपर पाइराइट कॉपर और आयरन का अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है, मरकरी, Hg मतलब मरकरी, मरकरी का अयस्क है। हम इससे मरकरी निकाल सकते, प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे के सारे अयस्क हैं और उनकी ये फार्मूले हैं। अभी हम पूरा सभी धातुओं का एक तरफ से लिखाते समझाते चलेंगे, पहले अभी शॉर्ट में इतना सा लिखना, लिख लो अभी चार्ट बनवाकर सभी धातु। सिनेबार, सिनेबार HgS। अच्छा बताओ पहले ये दो परिभाषा समझ में आई कि नहीं आई, आगे बच्चा तुम लोगों को पीछे समझा गई ना। कुछ नहीं है, मेहनत कम लगे, खर्च कम लगे, ज्यादा मात्रा में जो ना हमको शुद्ध धातु मिलेगा, उस खनिज का नाम क्या रख देंगे हम, अयस्क रख देंगे। और खनने के बाद जिस रूप में पाया जाएगा हमें, उसी रूप को जिस रूप में यह गेहूं उगा पड़ा है खेत में, वो खनिज है। जिस रूप में रुका पड़ा है क्या है, खनिज है। अब उसको हम बाहर लाए, कुछ डंठल मिला, डंठल सहित, तो उसको हम कह देंगे खनिज, और कुछ मिला बाल सहित, तो उसको हम क्या करेंगे, अयस्क, क्योंकि इसमें कम मेहनत लगेगी, कम खर्च लगेगा। और भूसा, अच्छा इसमें भूसा ज्यादा, भूसा 10 भक्कू निकलेगा, और गेहूं 4-5 बोरा में से निकलेगा, और इसमें भूसा कम निकलेगा और गेहूं ज्यादा निकलेगा। तो इसको हम अयस्क कह देंगे बाद में, और इसको क्या कह देंगे, खनिज। अब फिर यही बात कहेंगे कि सभी अयस्क, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, लेकिन सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज हो जाते हैं। चलो लिखो आगे नोट में, NOTE नोट लिखो, सभी अयस्क, फार्मूला लिख लिए ना, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु बना लोगे तो सही रहेगा, याद रहेगा ऐसे, सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। मामला समझ में आ गया जी लड़के, सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। आई बना लो तो ऐसे, ये बाद में हमेशा याद रहेगा, इस चित्र को देखकर ही समझ में आ जाएगा। देखो ये सारे के सारे क्या है लल्ला, खनिज हो गए। और इस वाले भाग को कम समय कम ज्यादा लग रहा था, इस वाले भाग को हमने क्या नाम दे दिया, एक अलग नाम, क्या कर दिया गया, अयस्क। यह अयस्क है और यह अयस्क, अयस्क नहीं है, यह अयस्क नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अशुद्धि क्या है, ज्यादा, मेहनत ज्यादा लगेगी। इसमें अशुद्धि कम है और धातु ज्यादा निकल रहा, मेहनत कम लगेगी, इसलिए यह अयस्क है। बना लो आगे हेडिंग लिखो, खनिज एवं अयस्कों के, खनिज या ऐसे लिखा जाए, रुक जाओ हम बता रहे हैं, खनिज या अयस्क, अयस्क के नाम व संघटन, खनिज एवं अयस्क के नाम व संघटन। चलो जी, कॉलम बनाया जाएगा ऐसे 3 ठो, एक कॉलम पतला रहेगा, बाकी 2 चौड़ा रहेगा, ऐसे
एक पतला कॉलम और दो चौड़ा चौड़ा। एक तरफ रहेगा धातु, धातु वाला पतला बना लेना, और ये रहेगा अयस्क, अयस्क के नाम, इसमें रहेगा अयस्क के, अयस्क के संघटन। अब तो सही लिखा गया ना जी, अशक नहीं ना कहीं लिख दी है। अयस्क के नाम संगठन बना रहे हैं, लिख रहे हैं, फटाफट इसमें लिखते चले चलो। देखो ये धातुएं हैं, ये उन धातुओं के अयस्क हैं और उनके फार्मूले सूत्र दिए गए। जैसे धातु कौन सी है, ऊपर देख लो सभी, पहले ये धातु सोडियम है, सोडियम धातु के अयस्क 3 लिख दिया हमने। एक है रॉक सॉल्ट, एक है चिली सॉल्ट पीटर, एक है बोरेक्स। रॉक सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl है। कहोगे सर जी NaCl को तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl को तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं, आपने रॉक सॉल्ट क्यों लिखा है? हमने पहले ही बताया था, ये सारे के सारे अयस्क है। जब सबको पता ना समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है, तो जब समुद्र के पानी को खेतों में इकट्ठा किया जाता है और जब जमाया जाता है, उसको सुखाया जाता है नमक बनाने की प्रक्रिया में, तो क्या वहां पर प्योर नमक बनकर निकलता है? उसमें मिट्टी, बालू, कंकड़ पकड़ बाकी आदि अशुद्धियां तो मिली होती है ना, उसको फैक्ट्री में ले जाया जाता है, तब शुद्ध किया जाता है। तो जो जमाया गया पानी है, जो खेतों में जो नमक मिल रहा है बड़ा बड़ा ढेला वाला, उस नमक को हम क्या कहते हैं? रॉक सॉल्ट कहते हैं। जब वह शुद्ध हो जाता है, वही NaCl क्या होकर आता है? शुद्ध। अब नमक में धूल मिट्टी मिलना पर क्या फार्मूला बदल जाएगा? फार्मूला वही रहेगा, बस नाम बदल जाएगा। उसको रॉक सॉल्ट कहेंगे उस समय, और जब शुद्ध कर लिया जाएगा तो उसको कहेंगे सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक के नाम से जानते हैं। चिली सॉल्ट पीटर जो है ये हमारा सेंधा नमक का है। बोरेक्स Na2B4O7 × 10H2 है। चूना पत्थर, चूना पत्थर जो निकाला जाता है, कैल्शियम धातु निकाली जाती है, वो CaCO3 से। आपको किसी चूना पत्थर का फार्मूला तो ये होता है, CaO होता है। ये चूना पत्थर जो है ये केमिकल फार्मूला है। ये जो चूना पत्थर का जो नाम लिखा गया CaCO3 का, ये अयस्क के रूप में, इसमें कुछ पत्थर के टुकड़े होंगे, कुछ धूल के टुकड़े होंगे, कुछ मिट्टी के टुकड़े होंगे, तो इसको चूना पत्थर का नाम दे दिया गया। बाकी इसी से निकाला जाता है, CaO बनाया जाएगा। आगे ये जिप्सम का फार्मूला है, ये डोलोमाइट है, CaCO3 × MgCO3। ये सिनेबार है, मरकरी के अयस्क HgS एक ही है, गैलेना का अयस्क PbS है, लेड धातु का, और सिल्वर के 2 अयस्क दिखाई दे रहे हैं, एक है अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट मतलब Ag2S है, और हार्न सिल्वर AgCl है। ये सभी धातुएं हैं और उन धातुओं के अयस्क के नाम और ये उनके संगठन यानी सूत्र हैं। आगे और है तो आगे लिखाते हैं। चलो आगे हम लोगों ने 2-3 धातुओं का देख लिया, मरकरी का देख लिया, पारा का, सिल्वर का, इन सब का देख लिया। आगे दिया गया धातु मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम धातु के 2 अयस्क हमने लिखा हुआ है, अयस्क या खनिज कह सकते हैं, जिसका नाम और सूत्र है मैग्नेसाइट, जिसका फार्मूला क्या है? MgCO3। क्योंकि सर ये MgCO3 आपने लिख दिया है, MgCO3 का नाम तो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, आपने मैग्नेसाइट लिखा है, ऐसा क्यों? कल भी और आज भी हम फिर से बता रहे हैं, समझाते आ रहे हैं कि ये सारे के सारे क्या किसके सूत्र दिख रहे हैं हमको? अयस्क या खनिज। अब लोहे क्या, अगर खदान कहीं जहां से लोहा निकल रहा है जिस अयस्क से, तो क्या जो लोहा का फार्मूला अलग हो जाएगा? लोहा का रहेगा ना। अब उसमें धूल मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर मिल गए हैं, जिसके वजह से उसका थोड़ा सा फार्मूला स्ट्रक्चर बदल गया है, तो उसका नाम बदल कर बोलेंगे। सेम वैसे है, मैग्नीशियम कार्बोनेट तो है लेकिन शुद्ध नहीं है ये, इसमें अशुद्धियां मिली हुई हैं, इस वजह से अशुद्धियों के साथ इसका अलग नाम हो जाता है और नाम क्या कहा जाता है? मैग्नेसाइट। ठीक वैसे ही MgSO4 × 7H2O को एप्सम साल्ट कहते हैं। अब आता है आयरन के अयस्क। हाँ बहुत बड़ी बात है, अब आयरन के अयस्क को ध्यान से देखना है, जिससे हमें आयरन प्राप्त करते हैं। आयरन के ही अयस्कों से हमें शुद्ध लोहा यानी आयरन प्राप्त किया जाता है। देखो कौन कौन से अयस्क हैं आयरन के। हेमाटाइट है, Fe2O3 है, मैग्नेटाइट है, Fe3O4 है, आयरन पाइराइट है, FeS2 है, और सिडेराइट है, FeCO3 है। जानते हो यह जो Fe2O3 है यह किसके जैसा फार्मूला बनाता है, कैसा दिखता है? यह जो लोहा होता है यह जंक के फार्मूले का, जंक जैसा है ना,
जैसे मूर्छा धरने में जो टुकड़े टुकड़े बारीक से मिट्टी जैसा बन जाता है लोहा, वैसा ही यह खनिज अयस्क हो सकते हैं, होते हैं। और सबसे अधिक मात्रा में, अच्छी मात्रा में जो आयरन प्राप्त की जाती है वह मैग्नेटाइट Fe3O4 है। अब आता है बात एल्यूमिनियम के अयस्क, जिससे हमें एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करते हैं, तो यह 5 है। इतना तो याद कर लोगे मौखिक, याद ऐसे करें, कोडाबाजी, याद करने का तरीका, कोडाबाजी, को से कोरंडम, Al2O3, कुछ नहीं किया गया। डायस्पोर, डायस्पोर में बस एक H2O जोड़ दिया हमने, इंटू Al2O3 इंटू एक H2O। बा से बाक्साइट, बाक्साइट का फॉर्मूला Al2O3 इंटू, एक भी नहीं था, एक था, अब यहां पे कितना हो गया, 2। देखो एक एक बढ़ता जा रहा है, 2H2O। जियोलाइट, जियोलाइट का Al2O3 इंटू 3H2O। तो याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, कोडाबाजी, कोरंडम, को से कोरंडम, डा से डायस्पोर, बा से बाक्साइट, जी से जियोलाइट। क्रायोलाइट है, यह क्रायोलाइट का क्या फार्मूला होगा, Na3Al6 है। कॉपर के अयस्क यहां पर दिए गए जिसे कॉपर प्राप्त किया जाता है, तो इसमें कॉपर पाइराइट है, ये पहला बहुत ज्यादा पूछा जाता पेपर में, ये कॉपर पाइराइट किसका अयस्क है, या कॉपर पाइराइट का सूत्र लिखिए, ठीक है। तो याद रखने की बात है, कॉपर पाइराइट है जिसका FeCuFeS2 है। इसे कॉपर और आयरन दोनों धातुएं प्राप्त कर ली जाती हैं। क्यूप्राइट है, क्यूप्राइट से, क्यूप्राइट का फार्मूला Cu2O होता है। और मैलाकाइट है, मैलाकाइट का फार्मूला CuCO3 इंटू CuOH का होल का ट्वाइस है। अब जिंक की बात आती है तो जिंक का जिंक ब्लेंड है, और जिंक ब्लेंड का फार्मूला ZnS होता है। और कैलेमाइन है, कैलेमाइन का फार्मूला ZnCO3 है। और जिंकाइट का फार्मूला ZnO है। ये इतने सारे के सारे खनिज और अयस्कों के नाम हमने लिखा दिया। पेपर में मैक्सिमम पूछे जाने की जो संभावना होती है, यहां पर हमने एक लगा दिया स्टार, क्यूप्राइट का है, एक जिंक ब्लेंड का हो गया, पूछा जाता है, मैग्नेसाइट का, हेमेटाइट का, और यहाँ पे बॉक्साइट का, कोरन, और कहां गया का, आयरन पाइराइट का, और एप्सम साल्ट। और उसमें जो पीछे हुआ है उसमें, उस पीछे वाले में लगा सकते हो, जो स्टार लगा रहे हैं मैक्सिमम पूछे गए हैं सब स्टार वाले, स्टार जिसमें हमने बनाया या मैक्सिमम पूछे जाते हैं पेपर में, इसलिए पीछे वालों में लगा सकते हो। जो सोडियम वाले में, सोडियम वाले में लगा, रॉक सॉल्ट जो है उस पर लगा लो, और जो मरकरी का है और लेड का है उन पर लगा लो। ये इतनी इंपॉर्टेंट है। रॉक सॉल्ट सोडियम वाले में होगा, रॉक सॉल्ट है, और मरकरी वाले पर लगा लेना Hg वाले पर, ठीक है ना। ये इतने सारे अयस्क रहे और उनके नाम और संगठन हुआ। अब क्या पढ़ा जाएगा लल्ला, यहां से बड़ी बात है। देखो अयस्क तो हमने जान लिया सर जी, अयस्क क्या है, उनके सूत्र क्या है, उनके संगठन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग जान लिए। अब इससे शुद्ध धातु प्राप्त करनी होगी, तो शुद्ध धातु प्राप्त करने से पहले इनके बारे में सब कुछ हम जानेंगे, इनके अंदर अशुद्धियों को जानेंगे, गला निकली किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं, उन सारी चीजों को जाने जाएगा एक एक करके। तो खनिज हुआ, अयस्क हुआ, खनिज अयस्कों के नाम हो गया। अब जाना जाएगा गैंग। जैसे हमने बताया कि इसमें अशुद्धियां मिली होती हैं, धूल मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर, ये सारा कुछ मिला है, तो उसको क्या कहते हैं, धूल मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर को जब खनिज या अयस्क में मिला होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है। चलो क्लीन कर देना, हेडिंग लिखो, अधात्रिक या गैंग, वो वाला गैंग नहीं जो भाई लोगों का गैंग चलता है, उस गैंग की बात नहीं की जा रही यहां पर। अधात्रिक या गैंग, अधात्रिक या गैंग। किसे कहेंगे बच्चा, अधात्रिक या गैंग किसे कहा जाएगा, चलो सुनते हैं। कहेंगे कि खनन से प्राप्त, खनन कर तो निकाला जाएगा, या भूमि के ऊपर से, खनन से प्राप्त खनिज एवं अयस्क में प्राय धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर बालू आदि अशुद्धियां क्या होती हैं, मिली होती हैं, जिसे हम अधात्रिक या क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। बस यही है, कठिन परिभाषा है। हम निकालेंगे जमीन के अंदर से तो उसमें प्रायः जो अशुद्धियां मिली होंगी, उपस्थित होंगी, उन अशुद्धियों को क्या कहा जाएगा,
अधात्रिक या गैंग कह दें। लिखो, खनन से प्राप्त खनिज, खनन से प्राप्त खनिज एवं अयस्क में, खनन से प्राप्त खनिज एवं अयस्क में प्रायः, खनन से प्राप्त खनिज एवं अयस्क में, खनिज एवं अयस्क में प्रायः धूल मिट्टी, धूल मिट्टी, कंकड़ पत्थर, बालू, धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर बालू आदि अशुद्धियां मिली होती हैं, आदि अशुद्धियां मिली होती हैं, आदि अशुद्धियां मिली होती हैं, मिली होती हैं, जिन्हें हम गैंग, अधात्रिक या गैंग कहते हैं, जिन्हें हम अधात्रिक या गैंग कहते हैं। किसी को समस्या? बताओ जी, किसी को समस्या तो नहीं ना है? बस सिंपल सी बात है जी लल्ला, वही अशुद्धियां जो मिली है तुम्हारे अंदर, उसमें खनिज या अयस्क में जो इसमें धूल मिट्टी मिला रहेगा, उसी धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर को किस नाम से जाना गया? अधात्रिक या गैंग। समझ में बात आ गई? अब जाना जाएगा उसको आगे क्या कैसे किया जाता है। अब देखो, बहुत सारे ऐसे खनिज या अयस्क को जो हम गलाने का प्रयास करते हैं, शुद्ध करने के लिए खनिज अयस्क को क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा, और गर्म करके गलाना पड़ेगा। कभी कभी देखे होगे खाना बनाते समय, जब खाना तुम बना रहे होते हो या बनते हुए देखे होगे, बनाते नहीं हो तो बनते हुए देखे होगे एटलीस्ट, तो आग देने के बाद एक दाल होती है मटर की, कभी कभी ऐसी कुछ मटर की दाल आ जाती है, कितना वो गर्म किया जाए वो गलने का नाम ही नहीं लेगी, वो खड़ा का खड़ा रह जाती है। कभी ऐसा हुआ है? घर पे जाकर पूछ लेना जो बनाते होंगे, मटर की दाल कभी कभी ऐसी आ जाती है कुछ कि कितना वो बनाया जाए वो गलने का नाम ही नहीं लेगी, कितना वो गर्म कर दें, खौलाते रह जाएंगे लेकिन नहीं गलेगा, गैस खत्म हो जाएगा, सुखा जाएगा, वो गलबा नहीं करेगी। या तो उसको रगड़ना पड़ेगा, या फिर उसमें हम थोड़ा सा तेल या खाने वाला क्या डालना पड़ता है? सोडा, बाहर से, जो उस अगलनीय दाल को क्या कर सके? गला दे। अगलनीय दाल है वो, नहीं गलने वाला कितना भी ताप दे दोगे पानी सुखा जाएगा खुलते खुलते, लेकिन दाल गलबे नहीं करेगी। तो उस अगलनीय दाल को गलाने के लिए जो बाहर से हम डालते हैं वाह पदार्थ, उसको कहते हैं गालक। क्या कहते हैं? गालक, यानी गलाने वाला। क्या करने वाला? गलाने वाला। तो जो खाने वाला सोडा या तेल डालने कर गलाया जाएगा उसको गालक। लेकिन यहां पर तो दाल नहीं ना गलानी है, अब गलानी क्या है? अशुद्धियों को। सुनो, तो जब धातु तो अपने टेम्परेचर पिघल जाएगा, धातु का जो टेम्परेचर मान लेते कोई ऐसी धातु जो 1500 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होनी है, तो 1500 डिग्री सेल्सियस मेल्ट तो हो जाएगी, लेकिन जो उसमें धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर आदि अशुद्धियां जो मिली पड़ी है ना, तो कुछ ऐसी अशुद्धियां होती हैं जो गलने का नाम ही नहीं लेती हैं। जब तक गलेगी अशुद्धि पूरी की पूरी नहीं, तब तक हमें शुद्ध धातु मिलेगा नहीं। तो उन अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए परिभाषा बता रहे हैं, खनिज एवं अयस्क से, खनिज एवं अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए, गल जाने वाली तो गल जाएगी, उसकी बात नहीं की जा रही है, अगलनीय शब्द बोला जा रहा है। खनिज एवं अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए जिस बाह्य रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? गालक। ये बाहर से डाला जाता है लल्ला। मामला समझ में आ गया? रिपीट करते हैं फिर से, खनिज एवं अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए जिस बाह्य रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। चलो पहले इतनी परिभाषा लिखो, हेडिंग गालक। दो दो लाइन कॉन्सेप्ट है जी, ज्यादा कुछ तगड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि
मतलब बहुत ही कठिन हो, जो न समझ में आ सके ऐसा कुछ, ठीक है ना। बोला जाए, देखो, खनिज एवं अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को, खनिज एवं अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए जिस वाह्य रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, जिस वाह्य रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, जिस वाह्य रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसे गालक कहते हैं, उसे गालक कहते। हो गया, सुनो भैया ध्यान से। तो जो बाहर से पदार्थ डाला जाएगा उसे गालक कर दिया गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, ये जो अशुद्धियां हैं जो नहीं गल रही हैं, ये दो प्रकृति की होती हैं, उनके भी गुण दो प्रकार के होते हैं, और किसी भी पदार्थ के दो गुण इसमें माना जाएगा। एक कैसा हो सकता है, अम्लीय, और एक कैसा हो सकता है, क्षारीय, ठीक है ना। एक हो सकता है अम्लीय अशुद्धि हो, और दूसरी अशुद्धि कैसी हो सकती है, क्षारीय। तो कोई सा भी गालक डाल देंगे तो नहीं गलेगा। तो इनके गुणों के आधार पर, किनके गुणों के आधार पर, अशुद्धियों की, जो अशुद्धियां अगलनीय अशुद्धियां, अगलनीय अशुद्धियों के गुणों के आधार पर गालक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अम्लीय गालक, और एक होता है क्षारीय गालक। इसका मतलब सर जी, अम्लीय गालक का प्रयोग कब किया जाएगा, अशुद्धि को गलाने के लिए अम्लीय गालक का प्रयोग कब किया जाएगा, उल्टा। देखो उल्टा रहेगा तभी रिएक्शन होगी। तो क्या अम्ल वाला अगर अशुद्धि है तो उसमें अम्लीय गालक डालेंगे, अम्ल वाले में अम्ल डालेंगे तो गलने वाला नहीं। समझा रहे हैं, अगर जो अशुद्धि इसके अंदर है, ये अशुद्धि है जो नहीं गल रही है, मान लेते हैं, ठीक है, गलाया जा रहा है, गली नहीं रही है, और इसका गुण कैसा है, अम्लीय, इसका गुण कैसा है, अम्ली। तो अब हम उसमें कैसा गालक डाल दें, क्षारी गालक, क्षारी कैरेक्टर वाला। कौन कौन सा है सर जी, CaCO3 और MgCO3, ये क्षारी कैरेक्टर वाले हैं। और अम्ली कैरेक्टर वाले हैं CaO और SiO2 है, ये अम्ली कैरेक्टर वाले। तो अम्ली वाले में अगर इसको हम डाल देंगे तो और सोचेंगे गला देगा, तो गला ही बने कर जाएगा, जाकर तैसे पड़ जाएगा। अम्ल अम्ल आपस में भाई भाई ना बन जाएंगे। अम्ल अम्ल जो चोर चोर मौसेरे भाई जैसे होते हैं, वैसे ही अम्ल अम्ल क्रिया ही नहीं करेगा ना गलाएगा। हमें इसको गलाने के लिए भेजना है, तो विपरीत भेजेंगे तब जाकर गलाएगा। जैसा गुण उसका वैसा वाला डाल देंगे तो कभी गलाएगा ही नहीं। तो हमें कौन सा डालना पड़ेगा, क्षारी। यदि अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धियां हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां यदि अम्लीय गुण की होंगी तो उसमें क्षारी गालक डालेंगे, और यदि कैसा गुण हो जाए इसका, क्षारी हो जाए, तब फिर गालक कैसा मिलाएंगे उसमें हम, अम्ली। तो क्या कह सकते हैं लल्ला, कह सकते हैं कुछ ऐसा क्या, कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के गुणों के आधार पर गालक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। सर जी एक अम्लीय गालक होता है और एक क्षारी। जस्ट अपने नाम के उल्टे वाले के साथ मिलाया जाएगा, या सभी अपने नाम वाले के साथ मिला देंगे, क्षार के साथ क्षार, तो कभी गलाएगा ही नहीं। अब दाल को गलाने उसमें दालें डाल दो, क्या गलेगा, दालें तो गल नहीं रही है, उसमें दालें डाल दो, क्या गलाएगा भैया, उल्टा डालेंगे तब तो गलाएगा ना, या तो तेल या फिर खाने वाला सोडा। मामला समझ में आ गया। अब ऐसा नहीं करो कि दाल नहीं अगर गल रही तो उसमें चावल डाल दे तो जाके गला देगा, नहीं गलाएगा जी। हमें दूसरा विपरीत कोई गालक मिलाना पड़ेगा उसके उल्टा, तब जाकर गलाएगा। मामला समझ में आया ना। चलो लिखो खड़ी पाई, खड़ी पाई देखो उसके आके लिखो, अयस्क में उपस्थित, अयस्क में उपस्थित
अशुद्धियों के गुणों के आधार पर, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के गुणों के आधार पर गालक, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के गुणों के आधार पर गालक दो प्रकार के होते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं गालक। मामला समझ में आया? कौन कौन सा सर जी? तो पहला अम्लीय गालक और दूसरा क्षारीय गालक। परिभाषा लिखवाएंगे, पहले हेडिंग बस एक एक पॉइंट लिखो। पहला अम्लीय गालक, दूसरा क्षारीय गालक। पहला अम्लीय गालक और दूसरा क्षारीय गालक। चलो जी पूछो, जो हमने अभी लिखाया उसमें क्या दिक्कत है? जो अब तक लिखे उसमें कहीं दिक्कत? हमने गैंग लिखाया। गैंग किसको कहेंगे? अयस्क आई जो है, अयस्क या क्या खनिज जो है, इसमें जो हम धूल, मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर आदि आदि सब मिले रहेंगे, ईटीसी आदि जो मिले होंगे, इन अशुद्धियों का ही नाम क्या है? गैंग है। ऐसे नहीं, गैंग। इन अशुद्धियों को ही क्या कहते हैं? हमें गैंग कहते हैं। मामला समझ में आ गया? अब इस गैंग को हम क्या करेंगे भैया? गर्म करके गला के निकालना चाहेंगे, तो कुछ गल जाएगा। ये जो अशुद्धियां कुछ क्या होंगी? गल जाएंगी, कुछ नहीं गलेंगी। जो अगलनीय कहलाएंगे अशुद्धियां। कैसे अशुद्धि कहलाएगी? अगलनीय अशुद्धि, मतलब कितनों गर्म कर देंगे वह गलने वाली नहीं है। तो उस अगलनीय अशुद्धि को गलाने के लिए हम बाहर से कुछ बाह्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ डालते हैं। तो उस बाह्य रासायनिक पदार्थ का नाम क्या बोला जाता है? गालक। तो कहा जाएगा खनिज एवं अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए जिस बाह्य रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। यह गालक अयस्क के गुण के आधार पर, क्योंकि अयस्क के दो गुण, एक अम्लीय और एक क्षारीय, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के गुण के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। तो परिभाषा सुन लो, आज कल लिखवाएंगे। अम्लीय गालक किसे कहते हैं? तो कहा जाएगा वह गालक जब खनिज एवं अयस्क में उपस्थित, सुनो ऐसे कहेंगे, जब खनिज एवं अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों का गुण या अशुद्धियों की प्रकृति क्षारीय होती है। जब खनिज या अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, तो हम अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं। अम्लीय गालक कौन कौन से हैं? CaO और SiO2। कैसे प्रभाव दिखाते हैं तो अभिक्रिया देखेंगे तो जानेंगे। कहेंगे अयस्क खनिज एवं अयस्क उपस्थित यदि अशुद्धियों की प्रकृति अम्लीय होती है तो उसे गलाने के लिए हम कौन से गालक का प्रयोग करते हैं? क्षारीय गालक का प्रयोग करते हैं। मामला इतना क्लियर है? तो कल आगे बातें की जाएंगी, इतना रिपीट करके दोहरा कर। ठीक है ना? कोई समस्या जो आज पढ़े अब तक?